सकते हैं। Yes, sir. Sure, sir. Hello, student, everyone. Hello, student. Please reply. Good evening, sir. Yes. Good evening. Okay. गुड इवनिंग सर। Good evening. Students, first of all, I would like to ask from you that which language you prefer, English or Hindi? First, Sir, both. both. Okay. Anyone? Okay, student. आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज पहला क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछूंगा कि क्या आप इस बेसिक्स को जानते हैं कि व्हाट इज इन्वायरमेंट? से इन सिंपल वर्ड, जस्ट रिप्लाई व्हाट इज इन्वायरमेंट। प्लीज टेल मी। आप हिंदी में साधारण शब्दों में बस जो जैसा आपको पता है बस साधारण तरीके क्या है? अखिलेश, अखिलेश जी। हेलो। सर वह आवरण जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है। ओके, आपने सही कहा। मीन्स environment means first of all thing that surrounds you, all the things that surrounds you। ठीक है, यही चीज है कि आप जितनी भी चीजों से घिरे हुए हैं वो इन्वायरमेंट कहलाता है। अब आप कोई भी चीज को फर्स्ट टाइम आप घर पे हो या फिर जहाँ पे कोई भी चीजों को आप अरेंज करते हैं, अरेंज का मतलब आप यदि बुक सेल्फ को अरेंज करते हैं तो आप बुक को जल्दी हर चीज यथावत मिलती है तो आप बेहतर उसको समझ पाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो वैसे ही हम, आपने अभी जैसा कहा कि द थिंग्स दैट सराउंड्स यू, जो भी चीज आपके चारों तरफ है, हम उसको अब व्यवस्थित करेंगे, हम उसको क्लासिफाई करेंगे। ओके, हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? हम उसको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? आपको ये पता है कि हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं, भौतिक चीजें हो सकती हैं, मींस आपको बायोलॉजिकल थिंग्स दिखाई देती हैं, तो अब आप सीधे शब्दों में उसको ये कह सकते हैं कि दैट इज लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, हेलो, ओके स्टूडेंट। लिविंग, या फिर आप उसको कह सकते हैं जैविक और अजैविक शब्द से आप उसको बोल सकते हैं कि यू आर सराउंडेड बाय द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, हम फर्दर आपको कुछ चीजों को इमेज से आप इसको क्लासिफाई करेंगे और फर्दर आप इसको याद करके भी रखेंगे कि हाँ हमारे चारों तरफ कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो साधारण शब्दों में स्टूडेंट अभी आपने इन्वायरमेंट शब्द को सिर्फ समझा है, ठीक है, पर अब हम इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस है उसमें भी जो कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट है, उसको यदि आप यूनिट वाइज पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा और बेहतर समझ में आएगी। दिस इज लाइक ए स्टोरी, यदि आप स्टोरी समझ सकते हैं तो आप क्वेश्चन एंड आंसर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए डोंट मिस दिस। ओके, आप जो भी क्लासेस है आप उसको मिस ना करें, क्योंकि एक स्टोरी के बाद ही आप क्वेश्चन आंसर को आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको मैं बता दूं, जस्ट ए मिनट स्टूडेंट, हियर दिस इज द डायग्राम हियर जस्ट, बट आप एक शब्द यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल स्टडी और यूनिट ऑफ फंडामेंटल स्टडी इज द लाइफ लेयर ऑफ द अर्थ हैविंग एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, अब आप चारों तरफ के इन्वायरमेंट में आप क्या देखते हैं? यदि आप नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो आपको चारों तरफ क्या दिखाई देता है? आप यदि आप अर्थ में है तो आपको आपकी चारों तरफ मॉइस्चर, चलिए वाटर, ये सराउंडेड है आपकी चारों तरफ। क्या सराउंडेड है? लिथोस्फीयर, बिकॉज विदाउट लिथोस्फीयर यू कैन नॉट लाइव, विदाउट हाइड्रोस्फीयर यू कैन नॉट लाइव। मीन्स आपकी जो लिविंग थिंग्स है, ये जो लिविंग थिंग्स है वो किस वजह से जिंदा है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिथोस्फीयर है, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर अलग अलग स्टेप्स में डिटेल्स पढ़ेंगे। अब आपको इसके फर्स्ट मैं इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये है क्या चीज और इसको कैसे क्लासिफाई हम
कर सकते हैं? हाउ कैन वी क्लासिफाई? तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले बता दूं कि एक जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम नेचुरल इन्वायरमेंट, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, मैन मेड इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट। कितने टाइप्स हैं स्टूडेंट? नेचुरल, मैन मेड एंड सोशल इन्वायरमेंट। हम यहाँ पर जो स्टडी आप कर रहे हैं, इस पार्ट में स्टडी करेंगे, वो नेचुरल इन्वायरमेंट का भी पार्ट है, मैन मेड इन्वायरमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे फर्दर, और सोशल इन्वायरमेंट के बारे में। बट द मेजर पार्ट हियर इज द साइंस, दैट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट, तो अभी आपको जस्ट मैंने बताया कि हाउ यू कैन क्लासिफाई, you can classify these as the living things and non-living things. So how that is, it can be said that biotic component or abiotic component. आपको मालूम है स्टूडेंट कि आप जो बायोटिक कंपोनेंट है वो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ abiotic component, okay, and that with interrelationship between them, biotic component and abiotic component, and that made a biosystem. आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इंटररिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इफ वी स्टडी, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। तो अब यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट का है, ये कंपोनेंट है, पर इसके जस्ट हम यदि इसका अध्ययन करते हैं, इनके इंटर रिलेशनशिप का अध्ययन करते हैं, तो ये कहलाएगा इकोलॉजी। ठीक है, जिसको सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने दिया था जिस टर्म को, और लॉजी मीन्स होता है क्या, स्टडी, एंड ओइकोस मीन्स होम, अपना होम, अपना घर, जो कि क्या है अपना घर, एक इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर का एग्जांपल वो है हमारा अर्थ, अर्थ इज अवर होम। सो स्टूडेंट, आपको सबसे छोटे शब्द में बताऊंगा कि इन्वायरमेंट अलग है, that surrounds you, okay, and ecology is the study of interrelationship between the biotic and abiotic component. तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले ये समझ चुके हैं, तो इसमें सबसे स्टूडेंट इन्वायरमेंट तो हम चलिए पढ़ते हैं, हम ये भी पढ़ते हैं कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे दूसरे स्ट्रीम से भी है, मुझे पता है। तो अब आपको एक सिंपल शब्दों में बताना चाहेंगे कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, अर्थ के बारे में हम यदि स्टडी कर रहे हैं, हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फर्दर क्लासेस में आप इनके एलिमेंट्स के एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, फिर बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, फिर आप इसको इकोसिस्टम पढ़ेंगे। बट ओरिजिन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्ट क्या होता है, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे, पिन पॉइंट पे आप क्या पढ़ना चाहेंगे? तो सबसे पहले हम जो कुछ भी, जो जिन चीजों को भी बात करते हैं, वो स्टार्ट होता है कहां से स्टूडेंट? यहां पर क्या लिखा हुआ है, मैटर एंड एनर्जी से। ओके, हेलो। सो मैटर एंड एनर्जी से हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि सभी चीजें एलिमेंट्स से बनी हुई हैं, ठीक है, एलिमेंट्स से तो बनी हुई हैं, ये सभी जानते हैं। आज हम अर्थ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि एक इवोल्यूशन लाइफ का एक बहुत ही लंबा टाइम है, 13.2 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है, और इसके फॉर्मेशन को अर्थ के। बट उसके पहले क्या था स्टूडेंट? इसके पहले की स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा ये जाने कि आखिर ये हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। इन्वायरमेंट तो हम पढ़ रहे हैं, पर हम अर्थ के बारे में ही स्टार्ट कर दिए, पर अर्थ है क्या, अर्थ कहाँ से आई, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, चलिए उसके बारे में हम डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, बट पिक्टोरियल डायग्राम से मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। ओके, तो इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट एटम के बारे में आप सभी जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो एटम के बारे में नहीं जानता हो स्टूडेंट? ठीक है, तो एटम के बारे में आपने सभी समझा है, सभी जानते हैं कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ओके, इट कैन नॉट बी अनडिवाइडेड, मींस आपको उसको ब्रेकअप नॉट, इट इज अनब्रेकेबल, ओके। बट इसके भी अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो कि क्वार्क्स पार्टिकल, लेप्टॉन पार्टिकल से बना हुआ है। चलिए आप इसके बारे में बहुत ही डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है, बट इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है कि एक इसमें एलिमेंट्री पार्टिकल से ही किसी भी एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स तैयार होता है, ठीक है।
और ये फर्दर ऐसे ऐसे एनर्जी और ऐसी फोर्स क्रिएट करते हैं जो कि एक एटम को जन्म देता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि एटम को जन्म देता है, बट फर्दर यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ा होगा, जो कि एक एक्सप्लोजन माना जाता है एक एनर्जी का। ठीक है, यहाँ से एनर्जी का, यहाँ पे हम इसलिए एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं फर्स्ट। और एनर्जी से क्रिएट होता है मैटर। स्टूडेंट, एनर्जी से क्या क्रिएट हुआ? मैटर, मतलब पदार्थ। पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ एनर्जी थी, और उससे स्टार्ट होता है मैटर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि जो मैटर है वो एनर्जी से क्रिएट हुआ, और बिग बैंग के बाद में एक छोटा सा एक एलिमेंट्री पार्टिकल हाइड्रोजन का जो कोहरा था वो ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ? कन्फाइंड हुआ। ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ? वो एक शेप में आए, और वो शेप जब बहुत ही ज्यादा हैवी ग्रेविटी मींस इमेंस ग्रेविटी की वजह से उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ, और वो हाइड्रोजन से फिर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन खैर आपको मैं फर्दर आपके आपके कंटेंट को समझाऊंगा, इसको अभी आप रिकॉर्ड करके रखिए कि हम उस हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बहुत सारी एलिमेंट्री पार्टिकल्स बने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, बताइए? 1. 1 होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन एटम जब फ्यूज हुआ तो हीलियम से लिथियम, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, और ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल बने, और फर्दर इवॉल्व हुई अर्थ, जिसमें अर्थ का इवोल्यूशन जो होता है एक एक्सप्लोजन से हुआ। ठीक है, आफ्टर न्यूक्लियर फ्यूजन, और उस अर्थ में सभी प्रकार के तत्व पाए जाने लगे। आगे समझ में? यहाँ तक स्टार्ट हुआ हाइड्रोजन से, और न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बहुत सारी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बहुत सारी एटम्स क्रिएट हुए, और अप टू 105 एटम्स से बनती है हमारी अर्थ, और हम उसी अर्थ की स्टडी हम आज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आप अर्थ के बारे में आप समझ चुके हैं, बट अर्थ इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? अर्थ इज एग्जाम्पल ऑफ बायोस्फीयर। स्टूडेंट सुन रहे हैं? अर्थ इज ए एग्जाम्पल ऑफ बायोस्फीयर। हाउ? बिकॉज यदि आपको मैं कहूं कि क्या आप बिना लिथोस्फीयर के जीवित रह सकते हैं? क्योंकि आपको रखने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी। चलिए, आप कैसे जीवित रहेंगे बिना लिथोस्फीयर के? इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव। बट without atmosphere you cannot survive, because you cannot intake oxygen, and without hydrosphere you cannot survive, because water is very important for us, because 70% of water is consumed in our body. So student, here very important thing is that content of the environment. So further student, यदि आप इस जो बिगनिंग पार्ट को आप समझ चुके हैं, तो ये हो चुका है। आपको फर्दर और भी हम इसको डिटेल में थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि आप इसको इंट्रोडक्टरी पार्ट यदि पढ़ लेते हैं तो फर्दर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन्वायरमेंट के, आप उनको बेहतर समझ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि इन्वायरमेंट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम इन्वायरमेंट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वो कंपोनेंट हो गया। बट हियर नेचुरल इन्वायरमेंट, फिर क्या था? आर्टिफिशियल, say the environment is consist of the what things? The physical, biological and cultural. ये दिस इज अनदर नॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब हम कहेंगे फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, क्योंकि अभी आपने नेचुरल, आर्टिफिशियल और मैन मेड, और उसके बाद आपने सोशल क्लासिफिकेशन किया। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट में वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, फिर आप इसी आपके जो आप इन्वायरमेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें आप इन्हीं सभी चीजों को पढ़ेंगे। फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और क्वेश्चन भी वैसे ही आएंगे। आपको फिजिकल
क्वेश्चन आंसर्स होंगे कि लिथोस्फीयर क्या है, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, या फिर क्रस्ट मेंटल के अंदर कौन कौन सा रेशियो है एलिमेंट्स का, या फिर आप मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, या कुछ आप एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्दर जो फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में आप, दिस इज मेजर क्लासिफिकेशन, क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है, ठीक है। इसका जो डिटेल आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप फर्दर की क्लासेस में, जैसे कि अब हम न्यूक्लियर रेडिएशन, फिर पॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, तो पॉल्यूशन में हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे तो कैसे जो हमारा सोशल जो बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे इतनी ज़्यादा डाइवर्स है हमारे इंडिया में, चाहे कॉन्टिनेंट में, चाहे ऑल ओवर द ज्योग्राफिकल रीजन्स, वो कैसे है, वो बायोलॉजिकल में हमने पढ़े, हम उसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको सेग्रीगेट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लोरा, फाउना एंड डिफरेंट माइक्रोब्स और इवन देयर कंजर्वेशंस आल्सो, ठीक है। और आप कल्चरल सोशल इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट के बारे में। तो ये एक मेजर क्लासिफिकेशन है। आपको यही सभी चीजें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में फर्दर की सिलेबस में आपका कंटेंट यही है, इसके बियॉन्ड कोई सिलेबस का कंटेंट नहीं है। आप जब क्लास की स्टडी करते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम आपको इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे है, फिर उसके बाद हम आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के बाद हम पॉल्यूशन से कंटेंट, जितने भी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन वो पढ़ाएंगे। उसके बाद हाउ कैन बी, हम उसको इन्वायरमेंट को हम, ठीक है, हमने तो पढ़ लिया कि कितने भी जैसे कि अभी मैंने बताया कहाँ तक कि एयर पोल्यूशन और ये सभी चीज़ों को, कंडीशंस को हमने पढ़ा, बट हम सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट से हम उसी इन्वायरमेंट को हम क्या करेंगे, बचाएंगे। हम उसको कैसे करेंगे, हम कैसे बचाएंगे, हम पढ़ेंगे उसके मैनेजमेंट सिस्टम को, हम सब पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिस्टम को, हम उसके सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो ये और फर्दर जो सिलेबस है वो इसी बेस पर आपका जो है इसमें सेग्रीगेटेड है। तो स्टूडेंट, आपने जैसा कि देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये फॉर दिस इज द बेस ऑफ इन्वायरमेंट क्लासिफिकेशन, जिसमें आप आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, हेलो, जी बीच में यस सर। प्रॉब्लम, आप उन चीजों को पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्पांस दे सकते हैं कि क्या चीजों को समझ में आ रही हैं आप लोगों को, यहाँ तक क्या चीजें, इन चीजों को आपने समझा है क्या? हेलो, हिंदी मीडियम से हिंदी हिंदी मीडियम से बच्चे, ओ ठीक है, ठीक है। मैं अभी तक जो मैंने हिंदी में बोला है, क्या ये इन चीजों को आपने समझा है? भौतिक, यस सर। जैविक, एक्सक्यूज मी अरविंद सर, यहाँ पे यस, मोस्टली ही हिंदी मीडियम के हैं, आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप पढ़ा सकते हैं, मोस्टली यहाँ पर हिंदी मीडियम ही है, इसलिए जी जी, बिल्कुल आप हेजिटेट मत होइए, जिसमें आप कंफर्टेबल है यू कैन गो विद दैट। श्योर मैम, ओके। तो स्टूडेंट, साधारण शब्दों में अभी तक आप इन चीजों को मैंने आपने पढ़ा, और यहाँ तक तो श्योर श्योर है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और आने वाले स्लाइड में मैं इसको हिंदी में ही डिस्क्रिप्शन दूंगा। अब आप पर्यावरण के बारे में आप हर चीज को समझ चुके हैं, आपने क्या क्या समझा मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करूंगा। आपने पढ़ा इन्वायरमेंट का डेफिनेशन, ठीक है, कैसे हमारी अर्थ इस शेप में आई, हमारी अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये भी आपने पढ़ा। बिग बैंग के बाद कैसे हाइड्रोजन से फिर कैसे एलिमेंट बने, ये पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, है ना, क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम श्योर है कि आप मैन मेड, नेचुरल इन्वायरमेंट और उसके बाद सोशल इन्वायरमेंट के बारे में आपने पढ़ा। फिर आपने इन्वायरमेंट को और कैसे किया, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल, कल्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब आप सीधे जो आपके जो कंटेंट ऑफ सिलेबस है वो अपने अर्थ के ही बारे में समझने का है,
इसके लिए हम जो 3 कंपोनेंट हैं अपने जो बायोस्फीयर के लिए जो बनते हैं, बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल के लिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। स्टूडेंट, वायुमंडल, क्या ये वायुमंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस। ठीक है। अभी आप क्या सभी ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं? यस सर। यस सर। जी सर। एक लंबी सांस लीजिए, यस सर। एक लंबी सांस खींचिए। ठीक है। यस सर। मुझे लगता है कि ये जो आपने लिया, ये नॉन लिविंग थिंग था। क्या था बताइए? नॉन लिविंग थिंग। है ना? मतलब नॉन लिविंग तो खैर सभी समझ रहे होंगे, अजैविक चीज थी। पर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये है कि नहीं बताइए? यस सर। आप ले रहे हैं ऑक्सीजन, बिना इसके आप जीवित जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको धीरे से समझाऊंगा कि देखिए, हम तो अभी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, पर जो मैकेनिज्म है, नॉन लिविंग को कोई चीज ऐसी है ना जो जोड़ रहा है कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग से। और आप लिविंग है, पर नॉन लिविंग थिंग की वजह से आप जिंदा है, जी पर सर। कोई चीज ऐसी है ना जो आपको जोड़ रहा है कि नहीं? यस सर। अब वो जो जोड़ रहा है, हम वायुमंडल। उसको क्या कहेंगे? इकोसिस्टम। क्या कह रहे हैं, कहेंगे हम इसको इको सिस्टम में। हम इसको पार्ट को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि जी सर। जी सर। जोड़ने वाली चीज है वो अदृश्य है। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, पर वो चीज़ तो दिखाई नहीं दे रही। बट ठीक है, आप उसको इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। पहले एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे अर्थ का। बिना इसके आप जीवित नहीं रह सकते। और किसी भी प्लैनेट में एटमॉस्फेयर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे कि इन इन द मून देयर इज नो एटमॉस्फेयर। वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे हम कोई सरवाइव नहीं कर सकते। मार्स में एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, सर्वाइबिलिटी बिल्कुल जीरो है। ठीक है। और वीनस में एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग है। ठीक है, पूरा एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा। और हमारे अर्थ में एक ऐसा तापमान है और ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे हम सरवाइव कर सकते हैं। तो अभी उसी सर्वाइबिलिटी के बेसिस पर हम उसमें जीवित रह सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो हम उसको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे जरा, कि एटमॉस्फेयर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो हम उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे स्टूडेंट? आप सबसे पहले सबसे नीचे की लेयर, फिर उससे एबव, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, उस लेयर को आपको याद करना है। ठीक है। तो हिंदी में इसको क्षोभ मंडल बोला जाता है, ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल। ठीक है। ये वायुमंडल का क्या है, स्ट्रक्चर है उसका। उसका डिवाइड किया गया है ताकि आप उसको बेहतर समझ सको, वायुमंडल को। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है स्टूडेंट? क्षोभ मंडल। मैं अभी स्लाइड में डायग्राम दिखाऊंगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझेंगे। फिर क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। आप इसको TSMT या फर्दर, या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल और थर्मोस्फियर। इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, थर्मोस्फियर को? स्टूडेंट, दिस इज ए पार्ट ऑफ आयन मंडल। ये जो है आयन मंडल का ही पार्ट है। ठीक है, जिसको हम थर्मोस्फियर के कंटेंट में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो ट्रोपोस्फियर है, उसको आप पहले इन्हीं सभी स्ट्रक्चर को आप डायग्राम में देखिए। आप लोग को डायग्राम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? आप इसको जूम करके देख सकते हैं। यस सर। आप साइड से जूम करके देखिए कि स्टूडेंट सबसे नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है? ट्रोपोस्फियर दिखाई दे रहा है, ट्रोपोस्फियर, है ना? तो आप बोलिए, एक बार रिपीट करिए, सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, बोलिए क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल। मध्य मंडल। थर्मोस्फियर। मध्य मंडल। थर्मोस्फियर। मध्य मंडल। थर्मोस्फियर। मध्य मंडल। 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 ट्रोपोस्फियर,
ओके, फिर है सेकेंड वन है आपका स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, और उसके ऊपर है मध्य मंडल, और उसके ऊपर है थर्मोस्फियर, जिसकी इज पार्ट ऑफ आफ्टर दैट इज एक्सोस्फियर। तो स्टूडेंट, जहां तक आप देखते हैं कि जितनी भी बारिश हो या फिर क्लाउड रेन की जो हवाएं चलती हैं, जो विंड फ्लोइंग है, वो ज़्यादातर पूरी की पूरी ट्रोपोस्फियर में ही होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में मीन्स क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल ही एक ऐसा मंडल है जहाँ पे जो 99 जो परसेंट है किसका, एटमॉस्फेयर गैसेस का वो कंटेंट होता है इसमें पूरी तरह से, मतलब पूरा जो एयर का जो परसेंटेज है टोटल इसी में है। समझ में आ रहा है। और 32 किलोमीटर के अंदर 99% टोटल एयर है। तो अब आप समझ में आ रहे हैं, यदि आप जमीन से 32 किलोमीटर तक जाते हैं तो 99% जो हवा है पूरे वायुमंडल का वो इसी जगह पर। क्षोभ मंडल तो सिर्फ कहां तक है, 16 किलोमीटर तक है इक्वेटर जोन पे, ठीक है। और अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यदि आप खड़े होंगे तो वहां से आपके पास से 9 किलोमीटर ऊपर तक ही क्षोभ मंडल रहता है। और यदि आप इक्वेटर जोन पे हैं, 0 डिग्री इक्वेटर जोन पे, मतलब आप विषुवत वृत्त पे यदि आप हैं, विषुवत वृत्त पे यदि आप खड़े हैं तो आपके ऊपर 16 किलोमीटर तक का क्या है, क्षोभ मंडल कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप चलिए, आप तो हवाओं से घिरे हुए हैं, बादलों से घिरे हुए हैं, बारिश भी होती है, पर आप तापमान के बारे में आप खुद ही बता सकते हैं। तापमान कितना होता है स्टूडेंट, मिनिमम तापमान अभी कितना होगा बताइए। हेलो, अभी अनुमानतः तापमान कितना होगा। 18 to 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेरी गुड। तापमान तो अभी इतना होगा, पर होता क्या है स्टूडेंट, आपको एक साइंटिफिक एक फेनोमेना होता है, एक एक साइंटिफिक फेनोमेना, मतलब एक ये प्राकृतिक प्रक्रिया है कि जब आप किसी चीज पे ज्यादा दबाव डालते हैं तो तापमान और बढ़ता है, ठीक है। आ रहा है समझ में। यस सर। जितना ज्यादा दबाव उतना ज्यादा तापमान। मान लो आजकल के समय में एक ऐसे वेल्डिंग भी होता है जिसमें एक बहुत ही हाई प्रेशराइज्ड प्रेशर से किसी मेटल को यदि दबाया जाए तो वो पिघल के जुड़ जाता है। इसका मतलब क्या है, दबाव से तापमान बढ़ता है, ठीक है स्टूडेंट। दबाव से क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट रिप्लाई जरूर करिए। आप ये मत सोचिए कि क्या रिप्लाई करेंगे, बट आपको यदि मैं पूछता हूं तो आप उसको रिप्लाई जरूर करिए। तो स्टूडेंट, तापमान दबाव से बढ़ता है तो ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो लेयर है, सबसे ज्यादा घनत्व एटमॉस्फेयर का कहां पर है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर में। सबसे ज्यादा दबाव तो वहीं पड़ेगा, ठीक है। उससे कम दबाव उसके ऊपर जाएंगे तो और कम दबाव, है ना, वायुमंडल का। और ऊपर जाएंगे तो और कम दबाव, उसके ऊपर और जाएंगे तो कम दबाव। तो सबसे ज्यादा तापमान कहां पे होगा स्टूडेंट, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, क्षोभ मंडल। क्योंकि सबसे ज्यादा दबाव नीचे पड़ रहा है कि नहीं, तो ज्यादा तापमान भी होगा। अब आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। अब आप हर 6 डिग्री तक जो लैब सेलेक्ट होता है कम होता है। जैसे कि अब आप चलिए, अब आप चले गए माउंटेन एरिया पे, ठीक है, तो माउंटेन एरिया में तो और तापमान कम हो जाएगा। अब आप और सबसे ऊंचे पर्वत पे चले गए, आप चले गए कहां पर, माउंट एवरेस्ट, तो वहां पे तो माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा, है कि नहीं। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पृथ्वी पर, ट्रोपोस्फियर में तापमान कम होता जाता है और आपको बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगती है। इसका मतलब क्या है कि समुद्र का जो एरिया है, समुद्र से ऊंचे ही होगा जमीन, तो समुद्र सी लेवल पे तापमान ज्यादा होगा, है, होगा कि नहीं। सी लेवल मतलब सी सरफेस लेवल पे आप आवाज तो स्टूडेंट,
अब आप फिर से जो ट्रोपोस्फियर के बारे में हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो तापमान होता है माइनस कहाँ तक जा सकता है, -60 डिग्री तक। -60 बहुत ही कम तापमान होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट? यहाँ तो +20 से स्टार्ट हुआ है, 0 डिग्री तक पहुंचा, और ऊपर जाएंगे तो माइनस में पहुंच जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो -60 तक। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत अच्छा है कि तापमान कम हो रहा है, ठीक है। पर इसके ऊपर जो लेयर है समताप मंडल में, उसमें तापमान क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्टैटिक है, मतलब रुक जाता है। तापमान इसलिए रुक रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल पे ओजोन ओजोन लेयर है, ठीक। अब यहाँ पे ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर का काम क्या है, कई 3 प्रकार की किरणें होती है अल्ट्रावायलेट की, अल्ट्रावायलेट ए, बी एंड सी, ठीक है। तो स्टूडेंट अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी, जिसमें से अल्ट्रावायलेट सी जो है आपके लिए बहुत ही लीथल है, बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। ये बहुत ही हानिकारक है, और इसी फ्रिक्वेंसी को, अल्ट्रावायलेट को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है, और वो ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। और इसलिए जब वो एब्जॉर्ब करती है उस रेडिएशन को, तो वहां पे तापमान थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो वो माइनस में ना जाकर के 0 डिग्री के अबव, मीन्स माइनस में ही रहेगा, 0 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। मतलब तापमान -60 से बढ़ता है, मतलब -60 से बढ़ेगा तो -40, और थोड़ा बढ़ेगा तो -20, तापमान बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि -60 तो बहुत ही कम तापमान हो गया। और ऐसे करते करते वो 0 लेवल तक आता है। तो तापमान यहाँ पर बढ़ता है, हाइट के साथ तापमान बढ़ता है, इसलिए बढ़ता है हाइट के साथ क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर होती है, 25 से 35 किलोमीटर की दूरी तक ओजोन लेयर होती है, ठीक है। अब आप देखिए स्क्रीन में, ये जो रेड कलर का ये दिखा रहा है वो तापमान का कम होना, फिर बराबर होना, फिर तापमान थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़ता गया यहाँ तक। अब आप फिर उसको देखेंगे कि मेसोस्फीयर में जैसे ही मध्य मंडल में आप आते हैं, हाइट के साथ तापमान और कम होता जाता है और -90 डिग्री तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है स्टूडेंट? -90 डिग्री। क्या इसमें कोई जीवित रह सकेगा -90 में? नहीं रह सकता है ना। 90 डिग्री बहुत ही कम होता है, तापमान होता है। तो देखिए हमारी जो अर्थ है वो चमत्कारों से भरी पड़ी है। आप पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा उसका क्लासिफिकेशन में अभी आप पढ़ रहे थे ट्रोपोस्फियर का कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्ट्रेटोस्फियर का, बाद में मेसोस्फियर के, और सभी के अलग अलग गुण हैं, ठीक है। जब आप इन सभी लेयर से जब बाहर जाते हैं तो यहाँ पे दबाव क्या हो जाता है, बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाता है दबाव, क्योंकि वायु दाब बहुत ही कम हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे तो आप रेडिएशन से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? ऊपर में रेडिएशन है कि नहीं। दिन में तो रेडिएशन बहुत ज्यादा ही होगा स्टूडेंट। दिन में क्या आप वायुमंडल में अगर आप जाते हैं तो आप कि सितारे हैं, गैलेक्सी और गैलेक्सीज होती हैं, स्क्वायर्स होते हैं, और गामा बर्स्ट रेडिएशन होता है। ऐसे कई प्रकार के रेडिएशन के ऐसी चीजें हैं जो बाहर से बहुत ही लीथल कॉस्मिक किरणें बोलते हैं उसको, वो आती हैं, और यहाँ पर तापमान इस वजह से मोर देन 1000 डिग्री तक पहुंच सकता है। कितना? मोर देन 1000 डिग्री स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा है। उसके बाद एक और लेयर है मैग्नेटिक लेयर, मैग्नेटोस्फीयर जिसको बोलते हैं, 9000 किलोमीटर के आसपास। उस डायग्राम में मैं दिखाऊंगा। तो अभी सिर्फ छोटे से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो आप इसके अंदर का जब कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद होगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से ही आपको एक कहानी जैसे बनेगी। तो अब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में भी पूछा गया कि सबसे नीचे की लेयर कौन सी है, मंडल, ठीक है। ऐसी कौन सी लेयर है तापमान, ऐसी कौन सी दो लेयर है जिसमें तापमान बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे क्षोभ मंडल
और मेसोस्फीयर मतलब मध्यमंडल, ठीक है। और इस तरह से ऐसे कई क्वेश्चन को आप स्वतः ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप एक स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो अब स्टूडेंट इसी स्टोरी में कुछ चीजें हैं जो कंटेंट को के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, क्या देख रहे हैं, ट्रोपोस्फियर। ये तो आप जानते हैं कि इक्वेटर में विषुववृत्त में इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यदि आप खड़े होंगे तो 9 किलोमीटर है ना। यहीं पे ओजोन होल का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। फिर आपको ये भी पता है कि एवरेज जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये एक छोटा सा कैरेक्टर आपने यहाँ पर पढ़ा। अब स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है 25 से 30 किलोमीटर के दूर इसमें हाइट पे इसमें ओजोन लेयर होती है, जिसको हम डॉब्सन मात्रक से नापते हैं। जैसे लीटर में नापा जाता है लिक्विड को, है ना, वैसे ही ओजोन को डॉब्सन यूनिट में नापा जाता है, ठीक है। इसमें तापमान हाइट के साथ थोड़ा सा बढ़ता है। इसमें वाटर वेपर कुछ मात्रा में है पर नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब स्टूडेंट मेसोस्फीयर में लोवेस्ट टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और थर्मोस्फीयर को हिंदी में मतलब गर्म क्षेत्र है ये। थर्मोस्फीयर को मैं आपको फर्दर क्लास में इसका हिंदी नेम बताऊंगा, ठीक है। थर्मोस्फीयर जिसमें क्या है स्टूडेंट, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है। हम इसमें जो सबसे नीचे की लेयर होती है थर्मोस्फीयर में वो आयनोस्फीयर कहलाती है, ठीक है, आयनोस्फीयर। और इसी आयनोस्फीयर में ही जो रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो सुनने के लिए सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। रेडियो के लिए जहां से ट्रांसमिशन किया जाता है वहां से डायरेक्ट वापस रिफ्लेक्ट होकर के रेडिएशन वापस आ जाता है और आपके ट्रांजिस्टर में वो बजता है ना। तो ये हो गया कहां पर, थर्मोस्फीयर। तो उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पे छोटा सा आप डायग्राम देख रहे हैं जो कि पृथ्वी को के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है मैग्नेटोस्फीयर। ये देखो मैग्नेटिक लेयर जो सोलर विंड होती है उससे हमें बचाती है। तो इस तरह से पृथ्वी स्टूडेंट क्या है, एक एनवायरनमेंट का पार्ट है जिसको आप पढ़ रहे हैं। और इस तरह से हम कितनी सुरक्षित है आप पृथ्वी के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि हमको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पृथ्वी ने क्या क्या उपाय किए हैं। देखिए क्या क्या है बताइए। एक तो सबसे पहले मैग्नेटोस्फीयर है, मतलब मैग्नेटोस्फीयर को मतलब क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है। चलो इससे तो हम बच गए। फिर क्या है, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उससे बचने के लिए हानिकारक किरणों को एब्जॉर्ब करने के लिए ओजोन लेयर है। फिर एक निश्चित तापमान है जिस पे हम जिंदा रह सकते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी हमारे लिए इतना सब कुछ करती है और हम इसी को, इस जो टारगेट है आपका एनवायरमेंट स्टडीज, यदि आप इसको इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आप बेहतर इसको परफॉर्म कर पाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या चीज क्वेश्चन में आ सकता है मैं आपको बता दूं क्या क्या आ सकता है। देखिए आपको इसमें कंपोजिशन आएगा, है कि नहीं। यही पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितना परसेंटेज है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ऑर्गन कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है। मतलब मिनिमम तो 4 आपको याद रहने ही चाहिए। फर्दर ये सभी चीजों को आपको याद करना है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, ओके। अब आप इसको नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है स्टूडेंट, 78%, ठीक है। इसमें आप 21% बोलते हैं, चलिए 21% अराउंड जो है क्या है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है। ऑर्गन है 0.934 परसेंटेज ऑफ बाय वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, ठीक है। फिर भी ये सभी गैसेस हमें हमारे पर्यावरण को ज्यादा प्रभावित करती हैं।
ऑक्सीजन है तो ओजोन है। ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 है ना, ऑक्सीजन से ही बनता है। एटॉमिक ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो O3 बनाती है। ठीक है। ऑर्गन है वो कि इनर्ट गैस है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करती है, ये जो जिससे इसका जो वार्मिंग कैपेसिटी है, ठीक है, हेलो स्टूडेंट, इनमें से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो इसका होता है सबसे ज्यादा होता है। हालांकि इससे ज्यादा भी होते हैं कुछ कंपोनेंट्स के जो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मिलेगा, बट इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो सबसे पहले इसी इंडेक्स से मेजर करते हैं। इसमें क्या कैपेसिटी स्टूडेंट, हीट और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है। तो हम इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि ग्रीन हाउस में आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जरूर पढ़ेंगे कि कैसे ग्रीन हाउस गैस बनती है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से यही एक ऐसी गैस है जो हमारे लिए जीवनदायी है। ज्यादा मात्रा में रिलीज होना हानिकारक है, पर प्राकृतिक रूप से यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी पृथ्वी पर पहले से ही है तो वो हमारे लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पर ये तापमान को बनाए रखती है रात में भी, है कि नहीं। क्यों, यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता चंद्रमा की तरह तो -150 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता, माइनस, कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। ठीक, माइनस में। पर तापमान होने की, वायुमंडल होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड लेयर होने की वजह से हम, हमारी पृथ्वी रात में भी अराउंड, तापमान कितना है स्टूडेंट अभी, 15 16 डिग्री 15 डिग्री तो होगा ही। क्यों है भाई, यहाँ तो अभी कोई रेडिएशन नहीं है, पर माइनस में क्यों नहीं गया टेम्परेचर, इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है। और हम इसे ही आगे की क्लास में हम ग्रीन क्या पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए ये तो अभी इसका पार्ट नहीं है, आप उसको फर्दर पढ़ेंगे स्टूडेंट। सिंपल शब्दों में समय बहुत कम है, फिर भी मैं आपको जल मंडल के बारे में बता देता हूँ जरा सा। ये डायग्राम आपको आवश्यकता है, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। हेलो, ये प्रेजेंटेशन, तो इसमें आप कुछ चीजों को पढ़ेंगे जो कि एक वाटर साइकिल है, जल चक्र है। आपको पता है कि ओशियन से वाष्प के द्वारा, है ना, ये एवोपरेशन होता है और क्लाउड्स का निर्माण होता है और फिर उनमें कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद फिर बारिश, ये प्रेसिपिटेशन जिसको हम बोलते हैं, बारिश के थ्रू ये फिर से धरातल पर होता हुआ फिर ये वापस समुद्र पे आता है। इसमें से कुछ जो है जल ग्राउंड वाटर की ओर चला जाता है जो कि पर्कुलेट हो जाता है, कुछ वनस्पति जीव जंतु एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ वाटर तो वो एटमॉस्फेयर में ही रहता ही है जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब आप जो वाटर के बारे में आप पढ़ा, तो आपने जो मॉइस्चर है जो सॉइल में भी है ये तो आप पता है, तो सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर, ओशियन कवर प्लस रिवर बेसिन। तो आपने इसको दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक सीधे मात्रा में आप मतलब कह सकते हैं डायरेक्ट कि व्हाट इज फ्रेश वाटर एंड ओशियनिक वाटर। ठीक है, मतलब साल्ट वाटर जिसको हम कहते हैं। तो फ्रेश वाटर स्टूडेंट, ऐसा जल, क्या जल जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर। एंड ओशियनिक वाटर जस्ट लाइक that cannot be consumable, and fresh water consists of total 3% and that oceanic water is 97%। ठीक है। 97% जो वाटर है वो समुद्र पे है और 3% वाटर जो फ्रेश वाटर है वो आप कंज्यूमेबल, फिर भी जो कंज्यूमेबल वाटर इज लेस देन 1%। ठीक है। तो आपकी स्लाइड में नेक्स्ट में ये क्लासिफिकेशन है जिसको आपको याद करना इसमें आवश्यक है। जैसे कि चलिए, ओशियन वाटर यदि पृथ्वी में 97% तो पानी चलो ओशियन वाटर है, पर ग्लेशियर में कितना परसेंट है स्टूडेंट, अराउंड 2% जो है ग्लेशियर एंड अदर आइस कैप्स के रूप में वाटर कैप है, जिसमें से 0.61% जो है ग्राउंड वाटर है, भूमिगत जल। ठीक है। आप ग्लेशियर और ग्लेशियर के बारे में जानते होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और माउंटेन्स, हाईली माउंटेन रीजन्स पे जो ग्लेशियर्स के रूप में बर्फ जो है जमी रहती है, सॉलिडिफाइड रहती है, जिसका परसेंट 2.15% है। ठीक है। और फ्रेश वाटर लेक्स
0.009%। फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स क्या है स्टूडेंट? फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है। और इनलैंड सीज मतलब जो समुद्र के जो पार्ट जो 0.008% है। और वैसे ही सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में एक कंटेंट होता है वाटर, क्योंकि उसमें भी हाइड्रोस्कोपिक वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर और कैपिलरी वाटर के रूप में है, तो वो सॉइल मॉइस्चर कैपिलरी वाटर को कंज्यूम करता है जो कि 0.005% है। एटमॉस्फेयर में ये फ्लक्चुएशन है 0.001% एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इट ऑलवेज। एंड देन रिवर्स जो कि 0.0001%। तो अब आपको अवेलेबल वाटर तो और कम है कि नहीं? तो स्टूडेंट आप साधारण से शब्दों में आप इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि देखिए, आप ओशन वाटर तो चलो मान लीजिए, पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर और लेक जो कि कंज्यूमेबल वाटर है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं का मतलब ग्लेशियर से हम तो डायरेक्ट उपयोग नहीं करते, ठीक है, पर फ्रेश वाटर क्या है? ग्लेशियर वाटर और लेक जो कि सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे ज्यादा अवेलेबल वाटर क्या है? ग्राउंड वाटर, ठीक है। फिर क्या है? इनलैंड लेक्स, ठीक है, बहुत बड़ी झीलें होती हैं जिसपे जो फ्रेश वाटर है। फिर क्या है? सॉइल मॉइस्चर, प्राकृतिक रूप से जो मृदा है वो भी मॉइस्चर को अपने अंदर कंज्यूम करके रखती है। फिर उसके बाद क्या है? उससे कम एटमॉस्फेयर में, और फिर उससे कम रिवर में, ठीक है। ये एक क्रम है जिसको आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसी आधार पे अब आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट नेम ऑफ ओशियन। तो ओशियन के नेम जैसे कितने प्रकार के ओशियन है स्टूडेंट बताइए? हेलो, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, है ना, एंड आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन। वैसे कहीं पे आपको 5 प्रकार के ओशियन भी मिलेंगे, साउदर्न ओशियन भी के नाम से भी मिलेगा, ठीक है। तो अब आप पृथ्वी को, यदि आप पृथ्वी को मानते हैं कि ये दिशा एक प्रकार का ग्लोब है, तो अर्धगोल मतलब हेमिस्फीयर, है ना, पृथ्वी का जो अर्धगोलाकार है, तो दक्षिणी जो गोलार्ध है पृथ्वी का, दक्षिणी गोलार्ध, उसमें 57% ओशियन है। बाकी का उत्तरी गोलार्ध में 43% जो है ओशियन का कंटेंट है, ठीक है, पार्ट है। तो अब आप हाइड्रोस्फीयर में, और यदि डिस्टेंस नेचुरल रिसोर्सेज का जो पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा जब हम इसको संसाधन के रूप में जब पढ़ेंगे, तो आपको क्लासिफाई किया जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्स, ठीक है। जितनी भी भारतीय नदियां हैं, आप उसके का ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन है, कहाँ से उसका उद्गम है, कितनी दूरी तय करती हैं समुद्र में जाने के लिए, और कितना वाटर, और कितने उसमें वाटर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मतलब अपने जल को कंज्यूम करने के लिए कितने जो हाइड्रोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो किस किस नदी में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो चीजों के बारे में डिटेल किया जाएगा। कब? प्राकृतिक संसाधन का चैप्टर है एक, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये वाटर रिसोर्सेज का कंटेंट आपको दिखाई देगा, समझाया जाएगा। अब स्टूडेंट, मैं इसको इसलिए थोड़ा सा फास्ट करना चाह रहा हूं कि ये भी एक पार्ट है लिथोस्फीयर, जैसे कि आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, आपने फिर हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा, अब एक पार्ट है लिथोस्फीयर। अब इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसको क्या कहेंगे लिथोस्फीयर को हिंदी में बताइए? स्थल मंडल। हेलो स्टूडेंट, स्थल मंडल। सर। कुछ बच्चे यहाँ इस हिंदी मीडियम से हैं, तो अब आप ये जानिए स्टूडेंट कि स्थल मंडल, ठीक है। अब आप पृथ्वी को, एक पृथ्वी का क्या स्वरूप क्या है आपको मैं बता दूं कि सूरज से करीब 4 ग्रह हैं। एक होता है बुध ग्रह, एक है शुक्र ग्रह, फिर है पृथ्वी, और उसके बाद है मंगल, ठीक है। तो ये 4 ग्रह ऐसे हैं जहां पे आप खड़े हो सकते हैं, जिसपे आप पैर रख सकते हैं, ये पथरीले ग्रह हैं, ठीक है। इसके बाद जो ग्रह है, मार्स के बाद जुपिटर है, सैटर्न है, ये सब कैसे हैं? गैसियस प्लेनेट है, गैस के बने हुए हैं, वहां पे आप पैर रख नहीं सकते, पैर रखेंगे भी तो रखेंगे कहां, ठीक है। तो अब पृथ्वी भी क्या है? एक कैसा ग्रह है स्टूडेंट? पथरीली ग्रह है, ठीक है।
और इस ग्रह को आप इस रूप में देख सकते हैं। आप यदि पूरा डायमीटर कवर करेंगे तो 12,000 के अबव आएगा, ठीक है। 4,378 किलोमीटर नीचे तक आपका यदि एक सर्किल है तो उसका रेडियस इतना है। रेडियस मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब पृथ्वी को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे नीचे का जो होता है वो कोर कहलाता है, कोर, ठीक है। और ऊपरी भाग क्रस्ट और मध्य भाग मेंटल। तो सतह, सरफेस जो है, क्रस्ट जो है, क्रस्ट सबसे ऊपरी भूपर्पटी जिसको बोला जाता है, क्रस्ट इसको बोला जाता है। और मेंटल भाग जो मध्य भाग है वो सबसे ज्यादा है पृथ्वी में, जो कि मेजर पार्ट कवर करता है। और उसके बाद कितना है स्टूडेंट इसका, अप टू 2,900 किलोमीटर, ये हो गया। और उसके बाद 5,000 किलोमीटर, ठीक है, 3,000 समथिंग फ्रॉम रेडियस, वहां पर आउटर कोर और इनर कोर है, ठीक है। तो एक क्रस्ट में जो 0 से 100 किलोमीटर तक का जो पार्ट है उसमें क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है मतलब भूपर्पटी, एक तो समुद्र के नीचे की भूपर्पटी और एक कॉन्टिनेंट मतलब हमारे जो मुख्य कॉन्टिनेंट है उनके नीचे की भूपर्पटी, ठीक है। अब आप दो प्रकार का हो गया, एक ओशिनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसकी मोटाई आप देख रहे हो जो कॉन्टिनेंट में है ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को आप डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा इसकी ऊंचाई है ना, यहां से यहां तक की देख रहे हैं क्रस्ट का। पर यहां पर जो ओशिनिक क्रस्ट है वो बहुत पतला है, 7 किलोमीटर, 0 से 7 किलोमीटर तक, ये 30 किलोमीटर तक ऊंचाई तक, 0 से 30 किलोमीटर तक का ही माना जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का स्केल है, ये डायग्राम में आप देख लेंगे। पर स्टूडेंट एक कंटेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोर में याद रखना आपको निकिल और आयरन सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सबसे भारी तत्व था। पृथ्वी जब बहुत गर्म थी तो जब भारी तत्व बीच में आ गए कोर में, ठीक है। मेंटल में क्या है, आयरन और मैग्नीशियम है, ठीक है। और सबसे ऊपरी भूपर्पटी में जो सबसे ऊपरी सतह है उसमें आप खुद ही देखते हैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है। और जो ओशिनिक क्रस्ट मतलब समुद्र तल के नीचे जो भूपर्पटी है वहां पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अब आप जो सतह है भू सतह है, जो भूपर्पटी है, उस पे सबसे ज्यादा जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन सभी से रिएक्ट कर करके, जैसे बॉक्साइट बनाई एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके बॉक्साइट बनाती है। आयरन Fe2O3, ठीक है नहीं, हेमेटाइट। और आपने ये अलग प्रकार के इसमें मेटलिक ओर पढ़ा होगा। कैल्शियम में, कैल्शियम से कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, ऐसी सोडियम से, हालांकि सोडियम कंटेंट जो है वो हमेशा रिएक्टिव ही रहता है, ठीक है। बट ये अलग अलग कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन उससे ज्यादा है, उससे कम है, फिर उससे कम क्या है, एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, फिर कैल्शियम है। तो इस तरीके से ये क्रम है, आपको याद रखना है, ठीक है। पृथ्वी पर, ये तो क्रस्ट की बात हो गई, तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या है स्टूडेंट, आयरन है, फिर ऑक्सीजन है कि नहीं। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर आयरन है और फिर इसके बाद ऑक्सीजन है। ये ऐसा क्यों है, इसका फॉर्मेशन है, ये सोचने की बात है अभी, ये फर्दर ये एक साइंटिफिक मैटर है कि बट ऑक्सीजन आयरन ही सबसे ज्यादा क्यों है। ये इवोल्यूशन में जो क्योंकि जो इवोल्यूशन हुआ अर्थ का, तो उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट आयरन का ही, और ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, निकल, सल्फर, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम, ओके। तो स्टूडेंट अब आप लिथोस्फीयर के बारे में छोटा सा कंटेंट ये भी पढ़ते हैं कि जो क्रस्ट है वो प्लास्टिक जैसा होता है। प्लास्टिक जैसे समझ लीजिए कि ये अपना सतह बदलता रहता है,
क्रस्ट, सबसे ऊपर की भूपर्पटी हम जिसको बोलते हैं, भूपर्पटी अपना शेप चेंज करते रहती है और इसलिए भूकंप भी आते रहते हैं, है कि नहीं? चलिए, ये जो भूकंप का जोन होता है उसका कंटेंट आप डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ेंगे और उसके शब्दों को समझेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, ठीक है? ये मैंने कंटेंट आपको पहले बता चुका हूं, जो कि बायोस्फीयर का पार्ट है, जो कि ये हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो पृथ्वी ही एक एग्जांपल है बायोस्फीयर का, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर है, जहां पर जीवन स्थापित है, ठीक है? जहां पे जीवन स्थापित है वही क्या है? बायोस्फीयर है। तो स्टूडेंट, इसका कंटेंट तो आपको नहीं पढ़ना है, बट एक छोटा सा क्वेश्चन जैसे आपको मैं पूछता हूं यदि, तो आप में से जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा रिप्लाई करिएगा, ठीक है? हिंदी में मैं बोलूंगा। स्टूडेंट, सबसे ऐसी लेयर का नाम बताइए जो सबसे जमीन की सतह से सबसे करीब में है, बता सकते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल बोल रहे हैं? अभी क्या बताया, सबसे नीचे कौन सी लेयर है? क्षोभ मंडल, ठीक है? हाँ, बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, बस आपको क्लास में एंड करूंगा, ठीक है? बिल्कुल, बस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्वेश्चन मैंने अभी उसको वो किया था। तो देखिए, सबसे ज्यादा गैस पृथ्वी पर कौन सी है? क्षोभ मंडल। अरे गैस का नाम बताइए। नाइट्रोजन। हाँ ठीक है, 78%। सही आंसर है, ठीक है? अब आप बताइएगा कि इसमें जो इज नॉट ए प्राइमरी लेयर ऑफ, मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर कौन सी नहीं है इसमें, जो एटमॉस्फेयर की लेयर इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, इसमें एक तो बताऊंगा ट्रोपोस्फियर, ठीक है? दूसरी लेयर आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फियर, मतलब समताप मंडल, फिर एक मध्य मंडल है और एक है बहिर्मंडल। तो इसमें से कौन सी लेयर जो है एटमॉस्फेयर की नहीं है, बताइए? 4 ऑप्शन। कौन सा है स्टूडेंट? मैंने क्या बोला हिंदी में? क्या? बहिर्मंडल, ठीक है? सही जवाब दो बेटा। आप लोग जवाब देते जाइएगा, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट? अब ओपन डिस्कशन है। आपको सोचना नहीं है, अपने अंदर का हेजिटेशन बिल्कुल खत्म करिए। आपको आता है, नहीं आता, आप बोलिए, ठीक है? कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, कॉन्फिडेंस कोई बढ़ाइए प्रॉब्लम नहीं है। सबको लगता है कि अरे क्या बोले, गलत भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलिए तो सही, ठीक है? क्योंकि आपके आंसर तो हम बताएंगे ही, ठीक है स्टूडेंट? अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी लेयर है जहां पे बादल स्थित होता है? अब आप अपने से इमेजिन करके बता सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। कौन सा? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। गुड, वेरी गुड स्टूडेंट, क्योंकि यहीं पर क्लाउड्स हैं, हाँ ठीक है। अब ऐसी दो लेयर के नाम बताइए जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान, ऊंचाई में जाने के साथ साथ देखिए, बोलिए। सर वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है? यस सर। जी सर। अच्छा, आपको एटमॉस्फेयर की लेयर का नाम बताना है जिसमें ऊंचाई में जाने के साथ साथ तापमान कम होता है। अपना साउंड माइक ऑफ करिए, जब आपको आंसर देना हो तभी ऑन करिए। अंबिका, आप ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी दो लेयर के नाम बताइए जिसमें ऊंचाई पे जाने के साथ साथ तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल और मध्य मंडल।
हाँ बहुत ही गुड। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट, ठीक है, बिल्कुल कंसंट्रेट होइए और बिल्कुल धीरे से सोचना है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है, ठीक है, पर उसे डरना नहीं है। अब आप साधारण शब्दों में पूछता हूं, ठीक है, कि आपको मैंने शब्द में समझाया भी था कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया हुआ, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया। यदि आप एक्टिव पर्सन है, एक्टिव स्टूडेंट है, तो शायद मेरे शब्दों को सर ऑप्शन ई। ऑप्शन ए। हाँ भावना बताओ बेटा आंसर। गुड गुड, ठीक है ऑप्शन ए। बच्चे, क्योंकि आपको मैंने रैंडमली इसको पूछा है और आपको पता है, ठीक है। जी। अच्छा, हम अर्थक्वेक को किससे मेजरमेंट करते हैं? यदि आप जनरल स्टडीज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, बताइए। एजी10 से। रेडियोमीटर, सिस्मोग्राफ, कुछ पता है स्टूडेंट? सर रिक्टर स्केल। सिस्मोग्राफ सर। सी सिस्मोग्राफ। गुड गुड, सिस्मोग्राफ, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ। और हम उसमें सिस्मिक वेव का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये तो अभी जो लास्ट डायग्राम था, मुझे उसमें थोड़ा सा इसको बताना था, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, 400 किलोमीटर के एबव सबसे ऊपरी जो लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हालांकि उसको एटमॉस्फेरिक लेयर में काउंट नहीं करते हैं। क्या है लिखा है बताइए? बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। बाह्यमंडल। बहिर्मंडल, ठीक ठीक। तो देखिए, आप जो आपको क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर यदि आप कंसंट्रेट होकर के सुनते हैं तो आप उसको क्लासिफाई भी कर सकते हैं, है कि उसको आप आंसर भी दे सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसी को, अब आपको, आपके पास, हालांकि मेरे पास ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव बुक्स तो नहीं है, पर अब आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसी बेसिस पर एटमॉस्फेयर के अलग क्वेश्चन कितने आए, कितने आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन पैटर्न पे आपको उसको याद करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब एयर का, फिर वाटर का अलग अलग मॉइस्चर परसेंटेज मींस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन ऑन अर्थ, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये पहला पार्ट है। इसके बाद जो ये सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझ जाता है, ज्यादातर जितने भी अब आप जो नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे उसको भी आप धीरे धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा बाद में क्या, इकोसिस्टम। क्यों बताऊंगा? क्योंकि आपने इस अभी बायोटिक और मतलब जैविक और अजैविक कंपोनेंट को अभी पढ़ा है, और अगली क्लास में आपको इकोसिस्टम बताऊंगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा हिडन सिस्टम है जो सभी प्राकृतिक चीजों को, सभी जीव जंतुओं को जीवित रखता है। इसमें आपस में सह संबंध है, हम उसी सह संबंध को पढ़ेंगे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं एक और क्लास में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट बाद में लूंगा, अभी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा वो, पर फर्दर क्लास में, ठीक है। यस सर। ओके स्टूडेंट, आपने अपना, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बस बच्चे, जरूर पूछिए। सर आप यदि पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दे तो। पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मैं यही कंटेंट को मैं सेंड कर दूंगा, बट मेरे पास इसमें और भी बहुत सारे कंटेंट को ऐड करना है धीरे धीरे, तभी सही रहेगा, ताकि आपको कोई चीजें को यदि पढ़ना है तो ये एक आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को के लिए आपको एक कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बट ये एक स्लाइडिंग जो स्लाइड वो आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। मैं फिर भी फर्दर इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। श्योर। थैंक यू सर।